डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ऐसे शख्स रहे हैं जिनका जीते जी गलत प्रयोग तो किया गया ही, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनके नाम का, उनके राइटिंग का, उनके सिग्नेचर का गलत प्रयोग किया गया। हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पास जो संविधान है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के द्वारा लिखा गया है। एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर लिखते तो या तो वो संविधान अफसरशाही होता अंग्रेजों के अनुसार, अगर भारत के अनुसार लिखते तो वो राजशाही होता। कहने का मतलब है कि राजा लोग राज करते, जैसे कि ब्रिटेन में होता है, वहाँ पे राजा भी हैं और साथ में वहाँ लोकतांत्रिक भी है, उसी तरह से होता। लेकिन हमारे देश का संविधान यानी कि भारत का संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ये अफसरशाही है, ना ही राजशाही है। सारा का सारा पावर देखे तो पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया गया है, राजनेताओं के पास होता है अगर वो गद्दी पे आ जाएं तो। और इसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि आप कितना भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए आवेदन दे लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, अगर सत्ता में इनकी पहुंच होती है तो इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होता है। तो ये जो हमारा वर्तमान में संविधान है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के द्वारा नहीं लिखा गया है, और हमारा संविधान जहाँ भी है सुरक्षित है। अगर कोई खास करके भारत सरकार लाना चाहे तो मैं डेफिनेटली उनको मैं लोकेशन तक एग्जैक्ट बता सकता हूँ, और जो मैं लोकेशन बताऊँगा एग्जैक्टली वो वहाँ वहीं होगा। जो सेल्फ बताऊँगा, सेल्फ लॉकर वॉट एवर इट इज़, एग्जैक्टली वो वहीं रखा होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर का आखिर मिसयूज़ कहाँ हुआ। इस चीज़ को समझने से पहले समझते हैं कि भारत को आज़ादी मिला या ट्रांसफ़र ऑफ पावर। किसी भी कंट्री को आज़ादी मिलता है तो दो तरीके से मिलता है। एक बहुत ही कम समय में, या फिर सडनली उस देश को छोड़ करके चला जाता है, तो उस देश में जो भी हायर स्टेज पे होते हैं उस देश को कंट्रोल करते हैं, उनके हाथ में सारा का सारा पावर आ जाता है। इसको बोलते हैं फ्रीडम मिलना। या कभी कभार इस चीज़ में एक्सेप्शन भी होता है कि धीरे धीरे पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक अलग सिनेरियो है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर में क्या होता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत पे रूल किया तो हम लोगों को ट्रांसफ़र ऑफ पावर दिया गया। ट्रांसफ़र ऑफ पावर बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है, और उसमें ना पावर का धीरे धीरे हस्तांतरण होता है, मतलब कि धीरे धीरे पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहले हम लोगों को पंचायत लेवल का पावर दिया जाएगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल का, फिर स्टेट लेवल का, और फिर कंट्री लेवल का। इंडिया, ये जो आप अभी का देख रहे हैं इंडिया यानी कि भारत, इसको जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, जिसके लिए कि हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत जागरूकता फैलाने के लिए इस चीज़ के बारे में डिस्कशन भी किया और काफ़ी स्प्रेड भी किया है जो भी बातें था। अब आ जाते हैं हम लोग इंडिया को क्या मिला। इंडिया को मिला है ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और ट्रांसफ़र ऑफ पावर का सबसे बड़ा निशानी होता है कि जो देश, जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत को ट्रांसफ़र ऑफ पावर दिया तो ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, हम लोगों को ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली में हम लोगों को आज़ादी मिलने के कई वर्षों बाद भी ब्रिटिशर्स के ऑफिसर हमारे देश में थे, क्योंकि हम लोगों को पूरी तरह से ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं मिला था। अब बात करते हैं कि ये जो देश का बंटवारा हुआ, एकीकरण, ये सब तो ठीक है। देश को जो भाग बांटा गया पाकिस्तान और भारत में, इसको बांटने का सीधा से अर्थ ये है कि अंग्रेज़ों ने इस हिसाब से बांटा जहाँ से कि ये अपना सारा का सारा जो भी लूटपाट का सामान था ये भारत से पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकें। और पाकिस्तान को में पश्चिमी पाकिस्तान बनाना, पूर्वी पाकिस्तान बनाना, ये कोई सहयोग नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश की सरकार अच्छी तरीके से जानती थी अगर भारत इसी तरह से स्टेबल रहा तो ब्रिटिशर्स ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी दिया तो अपने मन से दिया, नहीं, उन्होंने मजबूरी में दिया। लेकिन बस बात को समझिएगा कि ये मजबूरी आखिर था तो इस मजबूरी के पीछे क्या क्या हुआ था। जब ब्रिटिशर्स ने ये घोषणा किया कि हम भारत को यानी कि हिंदुस्तान को आज़ादी दे रहे हैं, तब ब्रिटिशर्स का कुछ भी फोकस नहीं था कि किस तरह से किस पार्ट को डिवाइड किया जाएगा, कहाँ कौन सी सरकार होगी नहीं होगी, कुछ भी नहीं था डिसाइड। ये तो हमारे नेता लोग थे जो कि भारत का एकीकरण या अलग अलग जो राज्य जो छोटे छोटे जगहों में बटे हुए थे उन सभी को एक करना, ब्रिटिशर्स को इससे कुछ मतलब ही नहीं था। और दुनिया में जितने भी कंट्री ने राज किया, यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने भी जब किसी दूसरे कंट्री पे राज किया है, उनको आज़ादी देने के बाद जब वो जाने लगे तो कहीं भी उन्होंने इस तरह का घटिया काम नहीं किया। ये आज़ादी देने वाली कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके गवर्निंग सिस्टम की कि किस तरह से हम बंटवारा करेंगे और कहाँ पे किसका गवर्निंग सिस्टम होगा। आज़ादी के 1 साल बाद भी ये फिक्स नहीं था कि कहाँ पे किनकी सरकार होगी नहीं होगी। अब बात करते हैं तारीख का।
पाकिस्तान अभी जो भी हो, मान लीजिए गांधी जी हो या जिन्ना जी हो, जो भी हो उस समय, हम लोग बात करते हैं सिर्फ डेट का। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को आज़ादी लिया, उनका ये फैसला 100% सही था। भारत ने 15 अगस्त को आज़ादी लिया। 15 अगस्त को आज़ादी भारत को कभी नहीं लेना चाहिए था। हमारे स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस बाबा जी ने हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट को जापान की मदद से आज़ाद करवाया था। तो जापान उस समय भारत का, यानी कि आज़ाद हिंद फौज जो था, उनका काफ़ी क्लोज एलाई था, और काफ़ी क्लोज होने के कारण जापान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। ब्रिटिशर्स ने जाते जाते भारत और जापान के मुंह पे, या फिर कह सकते हैं कि रिश्तों पे तमाचा मार के गए, क्योंकि जापान ने ऑन फील्ड 15 अगस्त को ही सरेंडर किया था। इसीलिए भारत को 15 अगस्त को कभी भी आज़ादी नहीं लेना चाहिए था। ऐसा नहीं कि उस वक्त के नेता को पता नहीं था, और वो एक ऐसा दौर था कि इस बात से जापान की नाराज़गी भी थी, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, या मीडिया का भी इतना ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ था, इसलिए करके ये बात उस समय ज़्यादा नहीं उठ सका। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमें कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने ना संविधान बनाने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए बहुत ही पहले कह दिया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटिशर्स ने कभी भी कोई भी ऐसा समूह बनाया ही नहीं था जिससे कि कहा जा सके कि हाँ, हिंदुस्तान का वो संविधान बनेगा। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स कंट्रोल करने के लिए, किसी भी देश पे राज करने के लिए, वो बराबर संशोधन करते रहते थे, कोई हर एक नया कानून लाते रहते थे अपने अनुसार। वो जैसे कि आज अभी रिसेंटली में वक्फ या वक्फ बिल पास हुआ है, तो जैसे हमारे सांसद में होता है, राज्यसभा में होता है, उसी तरह से ब्रिटिशर्स का भी एक ग्रुप था जो कि राज करने के लिए और ब्रिटिशर्स के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाने के लिए एक हमारा एनालिसिस करने का या रिसर्च करने का टीम था। उन्हीं को इस ब्रिटिशर्स ने नाम दे दिया कि हमने हिंदुस्तान का कानून बनाने के लिए ये बनाया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर के बारे में अब बात करते हैं। क्या ये इतना बड़ा संयोग है कि उस समय के जितने भी हायर पोस्ट पे, जो कि भारत को आगे चल करके कंट्रोल करते आज़ादी मिलने के बाद, उसमें से सिर्फ एक शख्स ऐसे निकलते हैं जो कि आगे आकर के ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे को वो नहीं मानते हैं। और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आज तक उन्होंने किसी भी तरह का कोई सिग्नेचर किया नहीं था। हाँ, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, जब इंदिरा गांधी जी ने आधा पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था तब हमारे सामने आया, लेकिन उस समय ये क्लियर था कि वो डॉक्यूमेंट रिसेंटली बनाए गए हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जगह बोला था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर ने बोला था। उन्होंने जो संविधान बनाया था, जब धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हुआ था, तो भारत का संविधान उनके धर्म के ही अनुसार बना था, यानी कि सनातन संस्कृति के अनुसार बना था। धर्म और संस्कृति अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदुत्व हमारा धर्म हो सकता है, लेकिन सनातन हमारा धर्म नहीं है। अगर मैं भी बोल रहा हूँ तो गलत बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी। सनातन एक संस्कृति है, जीने का तरीका है कि किस तरह से जिया जाता है। जबकि ये हिंदुत्व वर्ड भी, ये हमारे संस्कृत वर्ड से बिलोंग भी नहीं करता है। हाँ, हम हिंद नदी के पास रहते थे, लेकिन ये हिंदू किन्हीं और के द्वारा हम लोगों को कहा जाता है। वैसे बेसिकली हम सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही करते हैं, यहाँ तक कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इवन और भी कंट्रीज़ में, आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स, वो भी सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो भी संविधान बनाया था, उस संविधान को उस समय की मौजूदा सरकार जो कि भारत में थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह का ऐसा संविधान बने जिससे कि पूरी तरह से भारत को कंट्रोल मिले, उसमें भी सनातन संस्कृति के अनुसार। यूँ तो कहने के लिए हमारे प्रधानमंत्री पंडित लिखते थे, लेकिन पंडित का मतलब क्या होता है, उनको वो दर्जा कहाँ से मिला, आज तक ये हम लोगों को पता नहीं चला है। हमें तो ये कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री का कुछ ऐसा पर्सनल सामान होता था जो कि ब्रिटेन से आता था। मजाक उड़ाने के लिए कभी कभार लोग ये भी कह देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का धोती साफ होने के लिए यूरोपियन कंट्री जाया करता था। ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर को पहले एकदम प्री प्लान करके उनका माइंड वॉश किया गया, और माइंड वॉश करने के लिए उनको स्लो पॉइजन भी किया गया। अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी का तबीयत खराब होता है तो ये आज से नहीं, कई सौ वर्षों से ये हमारा नीति रहा है, यानी कि राजशाही शासन में भी, राजतंत्र में भी रहा है कि उनको रेस्ट दे दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर इकलौते ऐसे कानून चलाने वाले या फिर देश चलाने वालों में से एक थे जिनका कि बीमार पड़ने पे सबसे ज़्यादा ऑफिशियल काम उनसे करवाया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर लास्ट में हिंदू विरोधी कितने हो, हिंदू विरोधी आखिर क्यों हो गए?
ये क्वेश्चन मानने वाली थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर एक तो बीमार थे, ऊपर से वो हिंदू विरोधी थे। पहले ये मैं भी बात नहीं मानता था। लगभग आज से 2 साल पहले मुझे बोला गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के बारे में। तो जो मुझे बोलना चाहते थे उन्होंने मुझसे बस ये बोला कि धीरज, जब तुम्हारा तबीयत खराब हुआ था तुम भी तो अपने परिवार के खिलाफ केस भी कर दिए थे और बहुत अपशब्द यूज़ कर रहे थे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के भी साथ वैसा ही हुआ हो? उस टाइम मैंने इस बात को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया था, लेकिन मैंने जो अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और उनके जो कुछ बुक्स हैं, आप उनको मिला करके अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर का बहुत सारा बुक बाद में पब्लिश हुआ उनके मरने के बाद। अब ये जो बुक पब्लिश हुआ या फिर बाद में जो ये सिग्नेचर लिए गए हमारे कानून पे, यानी कि हमारे प्रेजेंट के कॉन्स्टिट्यूशन वाले किताब पे या उस कागज़ पे किसी भी तरह का, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उनके हैंड राइटिंग को कॉपी किया गया हो, उनके सिग्नेचर्स को कॉपी किया गया हो? मैंने तो ऐसा भी देखा है, रिलेटिव में भी देखा है, सर्कल में भी देखा है कि आज से लगभग जब एटीएम का ज़माना बहुत ही कम था 2005 के आसपास, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स का खुद ही सिग्नेचर करके बैंक से आराम से जा करके चेक ले करके वो पैसा निकाल लेते थे। जब किसी का सिग्नेचर कॉपी करके बैंक से पैसा निकाला जा सकता था, किसी का हैंडराइटिंग कॉपी करके खुदकुशी का डुप्लीकेट एक आत्महत्या करने वाला एक लेटर लिखा जा सकता था, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर के नाम पे जो किताब लिखा गया है बाद में और जो बाद में हमारे सामने आए हैं, ज्ञानी के अनुसार तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने मरने से पहले लिखा था, तो वो जो हमारे सामने आया है किताब, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर का हैंडराइटिंग कॉपी किया गया हो? उससे भी बड़ी बात, कोई इंसान अगर बीमार होता है तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल काम कैसे पहुंच जाता है, उनके घर पे मीटिंग्स कैसे होता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर उस समय बीमार थे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर पे मीटिंग होने के लिए जाया जाता था और मीटिंग करने के लिए तो जाते थे, लेकिन ये जब हिंदुस्तान का जो हमारा संविधान है वो हिंदुत्व के अनुसार बना, अगर इस बात को हम झूठ मान लेते हैं, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर भी हिंदू धर्म के थे, तो बौद्ध धर्म के लोग उनके पास क्यों जाया करते थे? एक्चुअली में ये बौद्ध धर्म के लोग आप कह सकते हैं कि थे ही नहीं, ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि आज भी चल रहा है। अगर मैं अपना व्यू बोलूँ एंटी इंडिया के बारे में, तो एंटी इंडिया देश की सरकार पे दबाव बनाए रखना चाहती है, जो भी एंटी इंडिया को कंट्रोल करते हैं, ताकि उस देश के खिलाफ भारत कुछ बोले ना। और एंटी इंडिया कितना भी बुरा हो जाए, मैंने बहुत कोशिश किया, अगर आप लोगों के पास हो सकता है तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मैंने आज तक एक भी एंटी इंडिया का ऐसा केस नहीं देखा जिसमें उन्होंने ब्लैकमेलिंग छोड़ करके किडनैपिंग या मर्डर वगैरह करवाया हो। ये सब सारे के सारे इंटरनली हमारे ऑफिसर्स और नेता ही करवाते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर भी वापस आते हैं, तो उस समय भी एग्जैक्टली यही चीज़ हो रहा था, एक एंटी इंडिया काम कर रहा था, और उस वक्त की मौजूदा सरकार के सभी लोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग निश्चित रूप से उसमें शामिल थे। और ये कितना आश्चर्य की बात है, हमारे हिंदुस्तान का संविधान और दूसरे देश में क्या कर रहा था। अगर इस बात को हम झूठ भी मान लेते हैं तो हमारे देश के संविधान का कॉपी ब्रिटेन में क्या कर रहा है, ये तो काफ़ी सोचने वाली बात है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर ने जो भी बोला हिंदुत्व के खिलाफ, हम मान सकते हैं कि हाँ वो सच हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको ठीक मरने के कुछ दिन पहले हिंदू के खिलाफ उनको वचनबद्ध किया गया हो कि हम रामकृष्ण परमहंस को नहीं मानेंगे। तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि एकदम प्री प्लान करके ठीक वो सेमिनार अटेंड करने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर का मर्डर हुआ हो, चाहे वो जहर देके किया गया हो, स्लो पॉइजन देके किया गया हो, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर को जो मारना चाहते थे उन्हें पता हो कि हाँ अब ये कुछ दिन के बाद मर जाएंगे, धीरे धीरे इनका शरीर काम नहीं करेगा, तो चलो इनको एक सेमिनार में लेके चलते हैं जहाँ ये हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे। ये सब बातें सोचने वाली हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी सोचें, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने ला सकूँ।